જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા તમારું સ્વાગત છે ફરીવાર અભિષેક એજ્યુકેશન ગુજરાતી નામની યુટ્યુબ ચેનલમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી ધોરણ 8ની બરોબર પ્રશ્ન બેંક આવી ગઈ છે। 1 અને 2 ચેપ્ટર જેમાં પૂછાવાના છે દ્વિતીય સત્ર બરાબર 25 માર્ક્સ 21/12/2024 એટલે કે આજની જ છે। ચાલો શરૂઆત કરીએ સોલ્યુશન समय बर्बाद કર્યા વગર। સૌથી પહેલાં તમને પરિચ્છેદ કો पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जो है આપણે એમાં પૂછવાનું છે। ગદ્ય પદ્ય છે સિમ્પલ। देखो जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसे क्या कहते हैं। तो આખું તમારે વાંચવું હોય તો વાંચી શકાય, નહીં તો ડાયરેક્ટ પણ તમે વાંચી શકો છો। जैसे शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान होता है, शिक्षित मनुष्य राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकता है। वैसे तो मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसका प्रथम गुरु उनकी माँ होती है जो नवजात शिशु में संस्कारों को सिंचित करती है। जब तक बच्चा विद्यालय जाने के योग्य नहीं हो जाता, परिवार के माँ के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी उसके गुरु की भांति उसे शिक्षित करते हैं। परिवार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान विद्यालय होता है। यहाँ आकर उसका सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान अलावा उसे नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि का शिक्षण दिया जाता है। छात्रों द्वारा अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलों का चयन किया जाता है। चुनी हुई गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। विद्यालय के प्रशिक्षक भी उनमें जान डालने का कार्य करते हैं। तभी ऐसे विद्यार्थी देश का नाम विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा देते। હવે શું કીધું? जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं। બરોબર છે। जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो तो उसे શું કહેવાય? शिशु કહેવાય। शिशु कहते हैं। પછી राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कौन दे सकता है। तो आ जो लास्ट લીટી છે, लास्ट लाइन में તમારે આવશે એમાં જવાब। मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? तो माँ होती है। प्रथम गुरु, प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, ठीक है ना, परिवार और उसकी माँ। પછી सर्वांगीण विकास के लिए पाठशाला में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आ जो पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आ બધા આવશે। खेलकूद, नृत्य, संगीत। देश का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने हेतु क्या करना चाहिए। तो अथाक परिश्रम करना चाहिए, तभी ऐसे विद्यार्थी देश का नाम स्वर्ण। तो शू आवश्य विद्यालय के पहले तो आएगा कि हम परिवार अथाक परिश्रम, अथाक परिश्रम उसका आंसर ये रहा, अथाक परिश्रम। फिर नेक्स्ट ये देखो, नदियाँ जीवित प्राणियों, नदियाँ के नदियों का जल निर्मल क्यों होना चाहिए। तो धमनियाँ खून को शरीर पहुँचाती है, तो नदियाँ जल सभी सुलभ बनाती है। कल कल नदी की धारा शरीर सुख संतोष प्रदान करती है। ये मनुष्य इस जल को जो नदिया का जल शुद्ध क्यों होना चाहिए। सिंपल समझो तो એને શું કીધું છે, બધા યુસીસ આપે છે, એના બધા ઉપયોગો આપે છે। તો તમે એવું લખી શકો કે ये नदियों का जल पशु एवं जीवित प्राणियों के लिए प्रकृति के द्वारा उपहारों में से एक है, इसलिए नदियों का जल निर्मल होना चाहिए। नदियों पर बांध बांधने से क्या लाभ होता है। जो जल की आवश्यकता पूर्ति के साथ विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता भी हो। नदियों का बांध क्या करता है, तो जल की आवश्यकता पूर्ति और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता दोनों पूर्ति करता है। नदियों को धरती की धमनी क्यों कहा गया है। तो आगे आ गया, देखो अब ऊपर देखोगे तो नदियों को धरती की धमनी कहा गया है क्योंकि खून के शरीर के धमनियाँ जैसे खून के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो नदियाँ जल को सभी जीवों के लिए सुलभ बनाती है, इसलिए नदियों को धमनी कहा गया है। फिर चहुमुखी का अर्थ लिखिए। चहुमुखी मतलब चार मुखी। नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए चहुमुखी प्रयास करने चाहिए, यानी कि चार मुखी नदियों के जल की निर्मलता बनाए। चहुमुखी यानी चार मुखी, ठीक है ना, चहुमुखी। फिर नदियों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। तो यही हो गया ऊपर आंसर उसका, सॉरी उसकी सुरक्षा क्यों करनी है, क्योंकि वह नदियाँ जीवित प्राणियों के लिए जो प्रकृति को दिए गए उपहारों में से एक है, जो मानव और प्राणी दोनों के लिए उपयोगी है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी सीधा कर जाए। ईश्वर ने सभी मनुष्य के लिए वो बुद्धि दी है। बुद्धि इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास द्वारा धनुर्धर विद्या में निपुणता दी थी, प्राप्त की थी। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास और विद्या प्राप्त ग्रंथों की रचना की। चलो तो जो असाध्य कार्य को कैसे साधा सकते, निरंतर अभ्यास के द्वारा। निरंतर अभ्यास करके प्रचलित हुए दो बालकों के नाम बताइए। तो अर्जुन एंड एकलव्य। धनुर्विद्या में कौन सा शस्त्र चलाने की विद्या दी जाती है। धनुर्विद्या में कौन सा, धनुष। धनुष ये आपको लिखा नहीं हुआ है प्रॉपर, पर ऐसा धनुष आएगा आंसर जवाब इसका। फिर बुद्धिमान शब्द का विरोधी शब्द परिच्छेद। बुद्धिमान तो मंद बुद्धि, ठीक है ना, मंद बुद्धि।
फिर वरदराज कैसे पंडित बना, तो निरंतर अभ्यास द्वारा एक मंदबुद्धि बालक विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की, इस तरह वरदराज पंडित बना। फिर ऐसे ही आप ले, कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गोल है। ओके, यदि कोई खिलाड़ी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो उस नाम को पढ़कर ना तो तुरंत समझ ले कि उसे खेल कितना प्यारा होगा। जी हाँ, अमर खिलाड़ी ये रहा उसका नाम, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद उसका जवाब आएगा। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था, तो इतने महान, क्योंकि वो हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है ना, हॉकी के खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी थे यहाँ पे। फिर खेल रत्न पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो ये रहा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो हॉकी के क्षेत्र में दिया गया। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इनके जन्मदिन को, इतने महान की भारत की, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आप व्यायाम के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप पॉज करके देख ले, ईजी है। चलो, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ओके, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का जो है अपना यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का समानार्थी शब्द, भुज के दर्शनीय स्थल के नाम। डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है। विभाग 2, डायरी पढ़ने से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। शिकायत के संदर्भ में लिखे गए पत्र को किस प्रकार पत्र कहा जाता है। कच्छ की सैर इकाई के अनुवाद का नाम लिखिए। पुस्तक, ये आपको अनुवादक का नाम लिखना है। पुस्तक के अंदर के सवाल, ये पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र को किस प्रकार के पत्र कहा जाता है। गुरु नानक के चरण से पावन भूमि का नाम बताइए। फिर भुज शहर के वैभव का प्रतीक, 72 विद्यालय कहाँ स्थित, जिनालय कहाँ स्थित है। प्रानंदो किसके लिए प्रस्तुत है। निमंत्रण पत्र किसे तो लिखा गया है। डायरी लेखन करके सबसे पहले क्या करना चाहिए। भुज की उत्तर दिशा में कौन सा पहाड़। धोलावीरा में कौन सी प्राचीन संस्कृति अवशेष दिखने मिलते हैं। पत्र में कि पता किस ओर लिखा जाता है। वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर स्थित है। कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है। और इसी प्रकार कच्छ यात्रा कहाँ पूर्ण होती है। कच्छ की सैर इकाई के लेखक का नाम लिखिए। निमंत्रण पत्र में किसको लिखा गया। पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। आचार्य को संबोधन में क्या लिखा गया है। फिर क्या लिखा है, सूचना के अनुसार अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। आपको ये जो है अपने पत्र का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, पत्र का पूरा, उसके हिसाब से आपको इसका जवाब लिखना है। छुट्टी पाने के लिए अपने अब अध्यापक को पत्र लिखिए। ऐसे ही गांव में फैली गंदगी दूर करने के लिए अधिकारी को पत्र लिखिए। खेल में असफल होने हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। सांत्वना देने के लिए प्रवास में जाने की अनुमति पाने के लिए पिता को पत्र लिखिए। अब इनमें से आपको कोई एक ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे देखें तो परिच्छेद का अनुभव मातृभाषा में, तो आज दिनांक 10 दिसंबर रात को नींद नहीं कि आज रात्रि 10 વાગે 10 આજે તારીખ 10 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ રાત્રે મને ઊંઘ નથી આવતી. કેમ નથી આવતી હતી? ખુશી કા ઠેકાણા ન था, એટલે કે ખુશીનો ઠેકાણો ન હતું. કબ સુબહ हो जाए इसका अंदाजा, ક્યારે સવાર થાય એનો જે છે મને રાહ જોતો હતો. स्कूल से शहर पर जाने के आनंद से कल्पना करते करते मुझे नींद नहीं आती. ये शाળા દ્વારા જે છે શહેર પર એટલે કે પ્રવાસ પર જવા માટેની આનંદની કલ્પનામાં જ મને ઊંઘ નથી આવતી હતી. મને ઊંઘ કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ. બડે સવેરે 4 બજે અલાર્મ બજા કે ખૂબ જ વહેલા સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગ્યો અને મમ્મી की आवाज़ आई, मम्मी ની आवाज़ આવી कि राकेश उठो 4 बजे. राकेश 4 વાગી ગયા છે, ઉઠ. मैं आनंद और उत्साह से उठा. હું આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે ઉઠ્યો. मन में डर भी था, મનમાં ડર પણ હતો कि मास्टरजी डांटे नहीं, कि मास्टरजी મને डांटे नहीं, कि મને फटकारे नहीं. स्नान आदि से संपन्न होकर स्कूल पर स्नान वगैरह કરીને હું શાળાએ પહોંચ્યો. सब साथी आ पहुँचे थे, બધા વિદ્યાર્થીઓ, બધા મિત્રો આવી પહોંચ્યા હતા. માસ્ટરજીને सबको बस में बैठाया. मास्टरजीએ બધાને, માસ્ટરજી એટલે શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા और हम शहर के निकल અને हमें प्रवास માટે निकली पड़ा. बराबर. ऐसे ही आपको दूसरा दिया हुआ है, आप इसका जो है खुद ही कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही आपको अनुवाद हिंदी में करना है विभाग 3 और विभाग 4 ऐसे ही हिंदी में करना है. विभाग 5 ये आपको कोई एक ही पूछेंगे इसमें से, ठीक है ना. और फिर आगे शब्दकोश को कम में लिखना है आपको, तो ये आपके लिए सामने विभाग 1 में दिया हुआ है. फिर यहाँ पे
यहाँ पे विभाग 3 और ये विभाग 4 के 5 और विभाग 5 के 5। ठीक है, तो ये इतना है, ये इतना ही है। इसमें से क्या है, अभी आपको एक एक पूछेंगे। 25 मार्क्स से तो 5 मार्क्स का एक ये पूछेंगे, ठीक है ना, और 5 मार्क्स का ये पूछेंगे 2, 5 मार्क्स का ये पूछेंगे 3, और 5 मार्क्स का हिंदी टू गुजराती, और 5 मार्क्स का गुजराती टू इंग्लिश। ये है, अरे सॉरी, हाँ 5 मार्क्स का ये पूछेंगे हिंदी या तो गुजराती का उल्टा करके, और ये 5 मार्क्स का पूछेंगे। ऐसे करके 25 जो है 5 क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो में रखते हैं इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।